स्टार्ट करता हूं मैं। आज का मॉडल क्वेश्चन है, मॉडल क्वेश्चन मॉडल क्वेश्चन है मॉडल प्रश्न है जैव ईंधन जैव ईंधन अवधारणा जैव ईंधन की अवधारणा है कि लाभ लाभ या महत्व क्या है, लाभ या महत्व क्या है, नीति नीति और चुनौतियां क्या है, और चुनौतियां क्या हैं इसी कॉन्टेक्स्ट में। और भारत सरकार के प्रयासों को हम लोग इसी कंटेक्स्ट में देखने का, हालांकि नीति में ही वो सारी चीजें आ जाएगी जिससे कि आपको कठिनाई नहीं होगी। 1 मिनट रुक जाएंगे। ध्यान रखें कि हमारी आज की टॉपिक इसी से जुड़ा हुआ है और बिहार में चूंकि बायो इथेनॉल पर काफ़ी ज़्यादा काम भी हो रहा है तो आप लोग को भी तैयारी करके रखनी है। तो हम लोग इस मॉडल क्वेश्चंस के आलोक में इसकी व्याख्या करना पसंद करेंगे, ठीक है कि नहीं। तो ध्यान रखेंगे कि बायो इथेनॉल क्या होता है। बायो इथेनॉल में सबसे पहले तो इसकी अवधारणा को स्पष्ट करेंगे कि जैव ईंधन क्या होता है। जैव ईंधन है इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल। और इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल जो है, ये इथेनॉल कैसे किससे हम प्राप्त कर सकते हैं। इथेनॉल हम प्राप्त कर सकते हैं, इसको हम लोग ग्रेन अल्कोहल भी कहते हैं। याद होगा आप लोग जब केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो वुड स्प्रिट के रूप में हम लोग मिथेनॉल को और ग्रेन अल्कोहल के रूप में हम लोग इथेनॉल को देखते हैं। गन्ना से, मक्का से या चावल के जो टुकड़े हैं उससे, गेहूं के टुकड़े से, कई बायोमास से, इस तरह के जो उत्पाद हैं उस तरह के उत्पाद का हम विकास करते हैं। तो अवधारणा के कड़ी में हम लोग इसी बिंदु को लिख देंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। अभी मैं एक पेपर की कटिंग भी देख रहा हूँ कि G20 जो समिट हुई थी, ऊर्जा मंत्रियों की बैठक, उसमें यह कहा गया था कि 2025 तक हम इथेनॉल मिश्रित जो पेट्रोल है वो लॉन्च करेंगे और 30% हम उस लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। तो ध्यान रखेंगे कि अभी तो कुछ दिन पहले तक भारत में जो इथेनॉल का उत्पादन हो रहा था वो गन्ना से हो रहा था विशेषकर, और गन्ना से होने के कारण स्वाभाविक तौर पर जो कठिनाई हुई, ठीक है, वो कठिनाई क्या हुई, तो गन्ने का उत्पादन, ठीक है, गन्ना चला गया इथेनॉल में, तो चीनी क्या हुआ, चीनी का जो मूल्य है वो बढ़ गया क्योंकि चीनी के लिए गन्ना नहीं मिला। तो वो भी एक निगेटिव फैक्टर थे, तो वो तो है ही, ध्यान रखिएगा। और दूसरी बात कि लोग गन्ने की खेती पे बल देने लगे, गन्ने इथेनॉल में गन्ने का पैसा भी ज़्यादा मिलने लगा, लोग गन्ने की खेती पे बल देने लगे। तो हो सकता है कि इतने बड़े देश के लिए जो फूड सिक्योरिटी है उसकी समस्या उत्पन्न हो जाए। मैंने कहा पहले तो अवधारणा आपने समझा, इसके लाभ क्या है, हम बायो इथेनॉल का प्रोडक्शन क्यों करें। बायो इथेनॉल के प्रोडक्शन और 20% इथेनॉल में जो वो है, अभी हाल में भी COP28 की बैठक संपन्न हुई है दुबई में, जहां 100 से अधिक कंट्रियों ने रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर 2030 तक कहा गया कि हाँ, थोड़ा सा इस पर अधिक से अधिक बल देना है और रिन्यूएबल एनर्जी के उत्पादन को टाइम्स बढ़ा देना है कि नहीं। तो भारत तो पहले से ही इस दिशा में काम कर रहा है और ने 5 साल पहले ही
राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति 2018 ही लाया। इस क्रम में हम लोग चूंकि रिन्यूएबल एनर्जी के क्रम में हम लोग इथेनॉल को पढ़ेंगे। रिन्यूएबल एनर्जी के क्रम में साइंस टेक में आप लोग सोलर एनर्जी पढ़ते हैं, विंड एनर्जी पढ़ते हैं, बहुत सारी एनर्जी आपने पढ़ा भी है। लेकिन चूंकि करेंट का टॉपिक है तो मैं जैव ईंधन के ही बिंदु पे फोकस्ड रहूंगा। नेशनल पॉलिसी जो 2018 है, यही कहा गया था कि 2025 तक 20% इथेनॉल का लक्ष्य रखा गया है। इसको ध्यान रखेंगे। ये जो इथेनॉल जो मिश्रित हमारा पेट्रोल है, ये 2013-14 में 1.6 और 2012-22-23 में 11.8 हो गया है और 2025 तक इसे 20% लक्ष्य रखा। हालांकि ये एक चुनौती है, चुनौती इन द सेंस इसलिए कि हम अभी 11.8% पे हैं और हमें लाना है 2025 तक 20%। ध्यान रखिएगा, ये एक चुनौती है। लेकिन लाभ क्या है? ठीक है, इथेनॉल के लाभ सबसे बड़ी यह है, कार्बन का उत्सर्जन कम करता है। कार्बन का उत्सर्जन कम करता है, ये लाभ के बिंदु हैं। कार्बन का उत्सर्जन कम करता है तो स्वाभाविक है कि ग्लोबल वार्मिंग, जलवायु परिवर्तन के दृष्टि से भी यह महत्वपूर्ण, जलवायु प्रदूषण के दृष्टि को कम करने में इस मदद मिल सकती है। दूसरा जो बहुत बड़ा लाभ है, वह लाभ यह है कि कार्बन का तो है ही, साथ में यदि आप देखिए तो रोजगार के साधन भी मिलेंगे, तो बेरोजगारी उन्मूलन में भी मदद मिलेगी। तीसरा जो लाभ है, ये भी एक बहुत बड़ा लाभ है, विदेशी मुद्रा, विदेशी मुद्रा बचत होगी, क्योंकि हमारा अभी भी सबसे ज्यादा जो इंपोर्ट होता है वो तेल का ही होता है। तो इस दृष्टि से भी हम आगे बढ़ सकते हैं। और बिहार उन प्रदेश में है जहां दो ही क्षेत्र में निवेश आ रहा है, एक फूड प्रोसेसिंग में अभी 31,000 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट हेतु ज्ञान भवन में एक ग्लोबल समिट भी बुलाया गया था, याद ही है आप लोगों को। और 80 से अधिक इन्वेस्टर्स थे, उन्होंने अपनी इच्छा जताई, उसमें एक अडानी साहब भी हैं, ये ध्यान रखेंगे। और दूसरा इथेनॉल, और ये भी आपके ध्यान में है कि इथेनॉल का रोड मैप बनाने वाला पहला राज्य बिहारी, ग्रीन इथेनॉल सेंटर भी लॉन्च किया गया, कहाँ? पूर्णिया में। और अब इकोनॉमिक सर्वे आएगा तो इथेनॉल से संबंधित जो मुख्य बिंदु होंगे बिहार सरकार का, उसको भी नोट डाउन कर लेंगे। मैं कहता भी हूँ कि कॉपी बनाइए, एक कागज पे ही सब कुछ लिख तोड़ तोड़ करके, और फिर उसको अपना लैंग्वेज क्वेश्चन के अनुसार लैंग्वेज दे दीजिए कि भारत सरकार की और बिहार सरकार की क्या नीति है, क्या कि नहीं, वर्तमान नीति क्या है। और क्योंकि चर्चा में आया ये ग्लोबल लेवल पे दुबई में, तो स्वाभाविक तौर पे आपको इन बातों को ध्यान में रखें। अभी यह भी ध्यान रखेंगे कि जब गन्ना का संकट उत्पन्न हुआ, गन्ना का संकट उत्पन्न नहीं हुआ, जब चीनी के भाव अधिक हो गए, स्टॉक कम मिलने लगे, तो अब हमारी जो नीति बदली है वो गन्ना वेस्ट नहीं है, हमारी जो बायो इथेनॉल है वो अब मकई वेस्ट होगा। नेफेड और एनसीएफ, दोनों संगठनों को याद रखिएगा। नेफेड नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया और नेशनल कोऑपरेटिव कंज्यूमर फेडरेशन ऑफ इंडिया एनसीएफ है, जो मक्के की खरीद करेगा। अमेरिका जैसा देश भी मक्के के द्वारा ही इथेनॉल का उत्पादन कर रहा है। यूएसए में भी जो उत्पादन होता है इथेनॉल का, वो मक्का पर ही आधारित है। इस तरह से इन चीजों को ध्यान में रखिए। अब आइए कि इसकी चुनौतियां क्या हैं। अभी मैंने कहा कि सबसे बड़ी चुनौती क्या हुई है, उद्योग को चुनौती मिली है। चुनौतियां, चीनी उद्योग को चुनौती मिली, चीनी के मूल्य बढ़ गए, मूल्य बढ़ गए,
कई चीनी मिल बंद होने के कगार पर, स्वाभाविक तौर पर कि बेरोजगारी का भी संकट एक एंगल ये भी हो सकता है। दूसरा एंगल यह है कि लोग जो बायोइथेनॉल के जो इनपुट है उस पर अधिक बल देंगे, उस पर अधिक बल देने से खाद्य सुरक्षा को भी खतरा हो सकता है। और भारत पूर्व से ही पोषण पोषण निम्न स्तर से गुजर रहा है, पोषण के निम्न स्तर से गुजर रहा है। ऐसी स्थिति में कहीं ऐसा नहीं कि हमारे जो किसान हैं वो गन्ने की खेती और मकई के ऊपर, हालांकि मकई की खेती तो आजकल मोटे अनाज पर बल दे ही रहे हैं, लेकिन साथ में मुख्य खाद्य पदार्थ कई क्षेत्रों के गेहूं और चावल हैं। और गेहूं हमारा कार्बोहाइड्रेट का एक बेस्ट सोर्सेज में से एक है, गेहूं और चावल। स्वाभाविक है कि हम प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना में जो भोजन देते हैं, अन्न देते हैं, वो भी हम गेहूं और चावल ही देते हैं, हम मकई नहीं देते, सोयाबीन नहीं देते। तो इन चीज़ों को भी आपको ध्यान में करके रखना है, कहीं ऐसा ना हो कि उस पर हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा बल दे दें, ठीक है कि नहीं। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखेंगे। और तीसरी बात, गन्ना की खेती से एक जो प्रॉब्लमेटिक एरिया है वो है कि खाद्य उत्पादन तो व्यवस्थित होगा ही, वाटर लेवल जो है वो भी खराब हो जाए। ये जो वाटर लेवल खराब हो गया है, चुनौतियां में ये भी डाल सकते हैं। गन्ने की अधिक खेती से, गन्ने की अधिक खेती होगी कि पानी की जरूरत होती है, इससे वाटर टेबल जो है, भूगर्भ जल जो है, वो भी आपके प्रभावित हो सकते हैं। तो इन चीजों को ध्यान में करके रखिएगा तो अच्छा रहेगा। और इस तरह से हम लोग अब इसको नियंत्रित कैसे करें, तो स्वाभाविक है कि हम लोग मकई के ऊपर बल दें और पूरी कोशिश करें गन्ने के जो क्षेत्र हैं उसका भी विस्तार हो, जिससे कि भरपाई कर सके। और उचित जो भूमि उपयोग नीति है के द्वारा हम इसे नियंत्रित कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। तो ये सब महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिस पर आपको ध्यान में रखना है। अभी एक आंकड़ा भी है, इस आंकड़ा को भी याद रखिएगा कि 2025 तक में इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल के लिए लक्ष्य को पूरा करने के लिए सालाना 16.16 मिलियन टन अनाज की आवश्यकता है, एक सरकारी अनुमान के अनुसार, है कि नहीं। तो स्वाभाविक तौर पे हमें इन बिंदुओं को ध्यान में करके रखना है। और जो अन्य क्षेत्र हैं नवीनीकरण के, जैसे सौर ऊर्जा वगैरह, इन सबको भी हम आगे बढ़ाते रहें। तो इस तरह से हम जैव ईंधन के माध्यम से पर्यावरण को भी संरक्षित कर सकते हैं। कभी मैंने लिखाया लाभ और महत्व के दृष्टि से पर्यावरण को भी संरक्षित कर सकते हैं, कार्बन उत्सर्जन में कमी लाकर और रोजगार का सृजन और एवं विदेशी मुद्रा। बिहार जैसे राज्यों के लिए तो यह रामबाण है, क्योंकि उद्योग के दृष्टि से बिहार एक पिछड़ा राज्य है और इथेनॉल के कई प्रपोजल्स हैं और बिहार रोड मैप भी तैयार कर रहा है। तो आप इसमें एक एंगल भविष्य में यह जोड़ देंगे, बिहार सरकार की जो नीति होगी, जैव ईंधन नीति प्लस का आंकड़ा, जिसके कॉन्टेक्स्ट में अभी आएगा भी इकोनॉमिक सर्वे में जनवरी में, तो आप अपने से इस नोट्स को, उस पॉइंट्स को, 3-4 जो पॉइंट्स होंगे उसको जोड़ देंगे। बिहार की जैव ईंधन नीति, कोई भी इधर संशोधन हुआ हो या परीक्षा तक आप इसमें संशोधन कर सकते हैं उस पॉइंट्स को लिख करके, और लास्ट में कंक्लूजन कर देंगे, जिससे कि आपको आंसर बनाने में कोई दिक्कत नहीं। का पीडीएफ भी आपको हम भेज देते हैं। और मुझे उम्मीद है कि आप यदि इस तरह से रोज 2 टॉपिक 3 टॉपिक करेंगे तो अच्छा रहेगा। और पीटी के भी जो छात्र हैं, तो पीटी में भी हम ऑफलाइन नहीं ले पाए, कई कारणों से ऑनलाइन हम ले भी रहे हैं और आपको आगे बढ़ा रहे हैं। लगातार हमारी कक्षा चल रही है। आप लोग अपने उत्साह को अच्छे ढंग से सकारात्मक रूप से बना के रखें और लेखनी पे, जहाँ पीटी के लिए यदि एमसीक्यू बनाना है, अभ्यास
अभ्यास बनाइए, ऐसे भी देखते ही हैं दरोगा की परीक्षा हुई वो भी एनसीईआरटी बेस्ड, क्लास ही एनसीईआरटी बेस्ड, इसलिए तो छात्र गए होंगे तो मुझे नहीं लगता है कि यदि याद करके गए होंगे 85 से कम क्वेश्चनों, इन्हीं शब्दों के साथ दावा उवा करना बेमानी है। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। आप जो छात्र हैं वो काफी दिनों से जुड़े द्वारा क्या कर दिया गया हुआ है इसकी में आप कितनी आसान लगती है आपको प्रश्न, जब मार्केट में आप देखते हैं कि लोग 50-55 पे रहते हैं और आप 70-80-75 पे रहते हैं, तो आपको बड़ी इन्हीं शब्दों के साथ हम आज की इस कक्षा की समाप्ति की घोषणा करते हैं। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद।